गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपके सामने उपस्थित है 10th क्लास के विज्ञान विषय के सेट 4 के साथ। ये जो सेट 4 है वो JCERT के द्वारा जारी किया गया है शाब्दिक परीक्षा, प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2021-22 के लिए। और इससे पहले 3 सेट का सॉल्यूशन मैं आपके सामने रख चुका हूं और उसके बहुत अच्छे फीडबैक मिले हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो भी रहे। उससे प्रैक्टिस करने का एक बड़ा अच्छा साधन है। एक नई बात मैंने इंट्रोड्यूस की है इसमें, मैं पहले बता देना चाहता हूं कि मैंने सभी सेट के लिए अलग अलग गूगल फॉर्म की मदद से एक टेस्ट पेपर बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे पहला सेट का मैंने बनाया है और उसका टेस्ट आज ऑर्गेनाइज भी कराया था, तो उसके लिंक जो है वो आपको फर्स्ट सेट के सॉल्यूशन वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वैसे ही सेकेंड वाले का अभी तो बन रहा है, उसका भी लिंक जो है वो आपको सेकेंड सेट के सॉल्यूशन के वीडियो में सॉल्यूशन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता भी है कि ये एग्ज़ाम जो है वो 40 नंबर का होने वाला है। 40 नंबर का फिर से अप्रैल में एग्जामिनेशन होने वाला है, सेकेंड टर्मिनल, और 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होना है। इसमें 40 के 40 सवाल जो है वो अनिवार्य है, उन सभी के जवाब लिखने हैं और किसी भी सवाल के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, इसलिए सबको अटेम्प्ट करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। और 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से कोई एक विकल्प सही है, एक से ज़्यादा विकल्प सही नहीं होंगे। तो एक विकल्प को, जो सबसे सही विकल्प है, उस पर हमें टिक करना है। टिक करना है मतलब कि अपने OMR शीट में उस गोले को रंगना है। OMR शीट कैसे रंगते हैं इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ। आप चाहें तो इस चैनल पर उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे हमें OMR शीट भरने हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग सवाल पे आते हैं। इसमें का पहला सवाल है कि यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा। देखिए, आपतित ये परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण का बराबर होता है, लेकिन आपतन कोण किसको कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वो आपतन कोण है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वो परावर्तन कोण है। तो देखिए 90 डिग्री मैंने यहाँ फिगर बनाया है, 90 डिग्री आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण है। तो यहाँ अभिलंब डालेंगे तो ये दोनों को विभाजित करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो 45 डिग्री 45 डिग्री, तो इसका आंसर होगा 45 डिग्री। ये 45 डिग्री का कोण होगा। दूसरा सवाल है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो इसका आंसर हुआ C, मुख्य अक्ष। क्वेश्चन नंबर 3, यदि f का मान 16 मीटर है, मतलब फोकल लेंथ 16 मीटर है, तब r का मान क्या होगा? तो f = r/2 होता है, तो r = 2f हो जाएगा। तो 16 सेंटीमीटर है तो 32 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आंसर ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 4, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? अवतल दर्पण में दाढ़ी बनाने में इसी कंसेप्ट का यूज होता है। तो वो ध्रुव और फोकस के बीच में जब रखा जाता है, यहाँ देखिए मैंने डायग्राम से भी दिखाया है, तो ये सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है? उत्तल दर्पण का तो गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, क्योंकि उसका रेंज जो है वो परास बहुत बड़ा होता है, बहुत दूर के इमेज को भी वो देख सकते हैं उसमें। लेकिन हमेशा एक बात लिखी रहती है उस मिरर पे कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, मतलब मिरर में जो अपीयर हो रहा है उससे कहीं नज़दीक है आपका ऑब्जेक्ट, ये लिखा रहता है उस पर। उत्तल दर्पण का रेंज बहुत बड़ा होता है, इसलिए साइड मिरर के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जल में सिक्का डालने पर अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है, यह प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। जब सिक्का पानी में डाल दीजिएगा तो सिक्का अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर नजर आता है, इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है? तो वो प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर होता है जो लेंस के बीच में होता है, और वहाँ से जब प्रकाश पास करती है तो थोड़ा भी विचलन उसमें नहीं होता है,
सीधे आर पार चली जाती है। तो आंसर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि? अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है कि सारे के सारे रेज को अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर वो समेट देता है, तो यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो आइरिस। आइरिस को हिंदी में परितालिका कहते हैं, तो याद रखिए आइरिस। आंसर हुआ सी। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो वो 25 सेंटीमीटर होता है, सभी लोग जानते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम के डिस्टेंस पर रखी कोई भी चीज़ को आप साफ साफ नहीं देख सकते हैं। मतलब एक हेल्दी आई 25 सेंटीमीटर से नज़दीक वाले किसी भी वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो प्रकृति उल्टा और वास्तविक होती है। ये अलग बात है कि हमारा जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो उसको सीधा देखता है, नर्व्स जो है वो सिग्नल सीधा करके भेजता है, इसलिए हम किसी चीज़ को सीधा देख पाते हैं, लेकिन उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा और वास्तविक बनता है। क्वेश्चन नंबर 12, जरा दृष्टि दूरदृष्टिता होने का क्या कारण है? तो आँख में जो समंजन क्षमता है, जो लेंस अपने आप फोकल लेंथ को एडजस्ट कर देता है, वो समंजन क्षमता घट जाता है, तब जाके आँख में वो दूरदृष्टिता, जरा दूरदृष्टिता हो जाती है। यहाँ मैंने इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, आई लेंस की समंजन क्षमता घट जाने से दूर या पास रखे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है। इसके उपचार के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वो अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है? समंजन क्षमता, समंजन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो संतुलित कहने का मतलब हुआ कि रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है, प्रोडक्ट साइड में भी एटम्स की संख्या उतनी ही होनी चाहिए, तो वो सी में है। आप एक बार देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, अपचयन मतलब रिडक्शन। ये मैंने लिख दिया, इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो देखिए यहाँ लिख दिया है मैंने, और आंसर है सी। कॉपर में से ऑक्सीजन निकला है तो इसका रिडक्शन हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, तो आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 16, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक, रिएक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होता है बराबर। जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट भी बनना चाहिए। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जिसके लिए हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, CH4 + 2O2 CO2 + H2O + ऊर्जा, यह किस प्रकार की अभिक्रिया? तो चूंकि ऊर्जा निकल रही है इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। 19, A+ अम्ल लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है, तो ये कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट होगा। सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, और वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, तो यह किसी भी एसिड का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है, इसको बाइकार्बोनेट टेस्ट के नाम से जाना जाता है, तो ये कार्बोनेट हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा? तो आपको बता दूं कि अगर नीला लिटमस पेपर है तो उसको बेस में डालिएगा तो ब्लू हो जाएगा, और ब्लू को अगर एसिड में डालिएगा तो रेड हो जाएगा, लेकिन नीला को बेस में डालिएगा तो कोई चेंज नहीं होगा, तो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो जिसमें लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट × 5H2O, तो इसी में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो क्वेश्चन आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 22, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। अब देखिए ये एक सवाल है, इसका मैंने ऊपर एक एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि?
देखिए जल की उपस्थिति में ही ये H+ देगा, और ये एसिड इसलिए है क्योंकि इसमें प्रोटॉन है, तो इसका आंसर होगा बी, उसमें H+ आयन उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 24, पदार्थ ABCD का pH मान 2, 4, 7, 14 है। यह पदार्थ में कौन क्षारक है? क्षारक के लिए pH का मान 7 से बड़ा होना चाहिए, तो 14 है 7 से बड़ा, जिसका आंसर होगा डी। इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? तो देखिए AgCl यहाँ सिल्वर क्लोराइड लिया है, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होना है, तो ये फोटोलिसिस हुआ, तो यह एक वियोजन अभिक्रिया है जो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है? तो उसका आंसर है संवहन। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो देखिए जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो उसमें बनता ही है। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? तो प्राणी संभोजी पोषण होता है इस मनुष्य में। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो लाइपेज, इसका आंसर है लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 30, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना कहाँ होता है? तो वो कोशिका द्रव में, सेल फ्लूइड में ये रिएक्शन होता है, ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना। पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो दो तरह के टिश्यूज होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। तो भोजन का संवहन फ्लोएम के द्वारा होता है और जल का संवहन, मिनरल का संवहन जाइलम के द्वारा होता है। तो भोजन का है, तो यहाँ होगा आंसर फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 32, किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? तो जनन आवश्यक है उसको अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो ये है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन जनन को ये दिखाता है। बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो अंकुरन, बीज का अंकुरन। गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? तो डिंब वाहिनी में। जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके लिए सत्य है कि इस संयंत्र के निर्माण में पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है। निश्चित डैम बनाना होगा, ब्रिजेज बनाने होंगे, तो जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके लिए सही हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 37, सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं? तो उसमें सीमाएं, इसमें केबल बिछाने की आवश्यकता होती है का उपयोग होता है, तो इसमें केबल बिछाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, ये कोई लिमिटेशन नहीं है। इसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी उपयोग किया जा सकता है, ये लिमिटेशन नहीं है। यह अत्यधिक महंगा है, यह इसका एक लिमिटेशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 38, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं? तो उसमें सबसे इसका जो लिमिटेशन है, इसमें जो प्रॉब्लम है, नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण में समस्या उत्पन्न होती है। नाभिकीय अपशिष्ट जो होते हैं वो रेडियोएक्टिव होते हैं, अगर वो ओपन में छोड़ दिया जाए, ओपन एनवायरनमेंट में, तो वो कैंसरस होते हैं, वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, तो उनके भंडारण की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। 39, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा है? तो CNG का। लकड़ी से धुआं निकलेगा, कोयला से धुआं निकलेगा। LPG और CNG में कैलोरीफिक वैल्यू CNG का ज़्यादा होता है, इसमें अपशिष्ट कम बनेगा, इसलिए यही आंसर हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट, निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है? तो तापीय विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन, कोयला का, डीजल का इस्तेमाल होता है। जल विद्युत में तो होता नहीं, भूतापीय में नहीं होता, नाभिकीय विद्युत में नहीं होता, तो इसका आंसर हुआ ए। तो इस तरह से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब इसी तरीके से आपने 4 सेट बना लिए हैं, और 4 सेट का मतलब वो 160 क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास हो गया। निश्चित रूप से इसमें 80% क्वेश्चन रहेंगे। एक सेट और बच गया है, जिसको हम अगले वीडियो में आपके सामने उसका सॉल्यूशन रखेंगे। तब तक आप इसको देखें और इस पर प्रैक्टिस करें, इसको सीखें। और अगर आपके कोई सुझाव हैं,
कुछ करेक्शन है, कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सही समय पे मिले। लाइक बटन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और खूब पढ़ाई करें, अच्छा परफॉर्मेंस करें अपने एग्ज़ामिनेशन में। अगले वीडियो में मुलाकात होगी जहां हम सेट 5 पर कुछ बात करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।